बहुत दिनों से इंतज़ार था इस 14 अक्टूबर का, आया और वो भी गुज़र गया। आइए आपको बताते हैं इस दिन का अहवाल क्या था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, 191 रन स्कोर किए। ऑल टीम पाकिस्तान की आउट हो गई 42 ओवर्स में। पाकिस्तान की जानब से अब्दुल्ला शफीक ने 20, इमामुल हक ने 36, बाबर आजम ने 50 और रिजवान ने 49 रन बनाए। उसके अलावा कोई भी बैटर पाकिस्तान की जानब से कोई खातर खा परफॉर्मेंस ना दे सका। इंडिया के लिए टारगेट रोहित शर्मा ने इतना आसान कर दिया अपनी 86 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कि अगले आने वाले बल्लेबाज अगर टेस्ट मैच भी खेलते तो ये मैच आसानी से जीत जाते। इंडिया ने ये टारगेट 192 रन का तकरीबन 31 ओवर्स में चेज कर लिया और अपनी नेट रन रेट को मजबूत करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक टीम चुनी और वो पाकिस्तान थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई पाकिस्तान मैच तब हारा जब बाबर आजम आउट हुए, लेकिन आई थिंक अदरवाइज। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच तब हारा जब बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान इमामुल हक के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए। उसकी वजह यह है कि भाई इंडिया का जो बॉलर है कुलदीप यादव, उसके सामने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस तरह की बिगी बिल्ली बने हुए थे कि उन्होंने उसके सारे ओवर्स ही डॉट बॉल्स में खेल दिए। हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे कप्तान या हमारी पूरी टीम के पास कुलदीप यादव और रविंद्रा जडेजा को खेलने के लिए कोई प्लान ही मौजूद नहीं था। बाबर आजम और रिजवान आए, उन्होंने उसके सारे ओवर डॉट बॉल में खेल दिए। अगर रिजवान की जगह फॉर एग्जांपल सऊद शकील आ जाते तो वो आते और लेफ्ट हैंडेड के सामने लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करना ज़रा मुश्किल होता है। सऊद शकील सेट होकर खेल सकते थे। आप राइट हैंडेड की बजाय अगर लेफ्ट हैंडेड को भेज देते तो शायद उन 10 ओवर्स में जो 21 से लेकर 30 गुजरे, आपके 10 ओवर्स उनमें रन्स भी हो जाते और साथ में सऊद शकील आपको सेट भी हो जाते विकेट पे। मेरे मुताबिक पाकिस्तान मैच तब हार चुका था जब आपने 21 से लेकर 30 ओवर्स तक उनके स्पिनर से इतना प्रेशर आपने अपने ऊपर ले लिया था कि आप उसको हैंडल नहीं कर सके। आने वाले जो बैटर्स थे उनको ये था कि हमने रन भी स्कोर करने हैं और विकेट पे आगे सेट भी होना है। तो इसी कश्मकश में जो आने वाले बल्लेबाज थे वो एक कोलैप्स कर गए और पाकिस्तान की टीम 150 से 2 आउट पे पाकिस्तान की टीम जो थी वो 191 पर ऑल आउट होगी। क्योंकि हम अगर रिकॉर्ड बनाने पे आए तो हम रिकॉर्ड कोलैप्सिस भी कर देते होते हैं हमारी बैटिंग, और अगर हमारे रिकॉर्ड बनाने पे आए तो हम रिकॉर्ड चेज भी कर देते होते हैं। एक मैच में हम हीरो होते हैं, अगले मैच में हम उसी तरह ही ज़ीरो हो जाते हैं। कोई दो मेजर रीज़न है पाकिस्तान टीम के मैच हारने की। सबसे पहले रीज़न कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के पास कोई प्लान ए के अलावा प्लान बी, सी और डी नहीं था। प्लान ए सिर्फ एक ही था कि भाई हम जाके बैटर्स जितने भी हो जाके डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे, विकेट पे सेट होंगे, गेम को डीप लेके जाएंगे और हम आखिरी 10 ओवर्स में हमारे पावर हिटर हमें पूरा स्कोर करके दे देंगे। हम 300 से आसानी से 300 का टारगेट जो है वो इस फ्लैट पिच पे कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स की कोई ये गारंटी नहीं थी कि आपके सेट बैटर्स भी आकर इस तरह आउट होंगे जिस तरह वो आउट हुए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। अगर बाबर आजम भी 60 बॉलें खेल कर उस पर 50 रन कर रहे हैं या 30 बॉलें खेल खेल कर भी विकेट पे सेट नहीं हो पा रहे, तो बाबर आजम को मेरे ख्याल के मुताबिक नंबर 1 के लाने का अब कोई हक नहीं है। अगर 30 बॉलें खेल कर भी बाबर आजम विकेट पे सेट नहीं होते, अगली 30 बॉलों में अगर आप पहली 30 बॉलों में 15 रन करते हैं तो अगली 30 बॉलों में आपको वो यूटिलाइज करनी होती हैं। आपने अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाना होता है, अपने रन्स को आगे लेके जाना होता है। लेकिन बाबर आजम ने मैच में अपने ऊपर उनके स्पिनर्स के ज़रिए इतना प्रेशर डलवा लिया, इतना प्रेशर डलवा लिया कि वो स्कोर्स कर ही नहीं पाए। उसके अलावा अगर आपका जो मेन मिडिल ऑर्डर का बैटर है मोहम्मद रिजवान, अगर वो 70 बॉलें खेल कर भी वो बुमराह की एक स्लोअर बॉल को, एक कटर को रीड नहीं कर पाया, तो आपके लिए लम्हाए फिक्रिया है। तो अब हम इस चीज़ से एक चीज़ तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपका सेट बैटर हो या आपका नया गया हुआ बैटर हो, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि दोनों ही सेम तरीके से बॉल को रीड कर रहे होते हैं। दूसरी जो मेन रीज़न है पाकिस्तान के हारने की वो ये है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। अब अगर हम दोनों साइड्स का कंपैरिजन करें तो उनके बैटर्स ने हमारे मेन जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, उन दोनों पे आते अटैक किया। पहले ओवर में शाहीन को 2 बाउंड्रियाँ, हसन अली को 3 बाउंड्रियाँ। पहले 2 ओवर्स में उन्होंने 22 रन कर दिए। उसके बाद जो मेन हमारा बॉलर आया हारिस रऊफ, चेंजिंग के बाद उसको हमने पहले ओवर में 2 छक्के लगते हुए देखे। उसके बाद जो हमारा नवाज़ आया उसको हमने पहले ओवर में ही 1 छक्का लगता हुआ देखा। शादाब खान को पहले ओवर में बाउंड्री लगी। सो लिहाजा यहाँ से फ़र्क आता है कि भाई आपने प्रेशर को आपके बैटर्स ने किस तरह हैंडल करना है। जबकि अगर हम दूसरी साइड पे देखें
सिराज को लग गए 3 बैट बॉल्स पे चौके लग गए। उसके बाद उसने किस तरह से अपने आप को, अपनी लाइन और लेंथ को किस तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज किया। अब ये इस तरह तो होता नहीं कि अकेला बॉलर ही चेंज कर ले, ये पीछे से एक पूरे दिमाग बैठे होते हैं, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, टीम मैनेजमेंट बैठी होती है, जो कि आके बॉलर्स को थोड़ा सा बताते हैं कि भाई इस तरह से अपनी लाइन और लेंथ को रखेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। अब जिस तरह बुमराह ने अपने लाइन और लेंथ को चेंज किया, वो नाकाबिले, मतलब आप काबिले तारीफ है कि भाई किस तरह उन्होंने अपनी बॉलिंग को और लाइन और लेंथ को चेंज करके अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने बॉलिंग की। जबकि दूसरी जानब हम देखें तो हमारे बॉलर्स, एक बॉल पीछे पड़ रही है, एक आगे जा रही है, कोई यॉर्कर जा रहा है, कोई बाउंसर जा रहा है, मतलब विद इन द विकेट्स हमारे बॉलर ने बॉलिंग नहीं करवाई। जबकि दूसरी जानब हम देखें तो उनके बॉलर्स ने विद इन विकेट, स्टंप टू स्टंप रह के उन्होंने बॉलिंग करवाई। सो इसका फ़ायदा उनको विकेट्स की सूरत में मिला, जबकि हमारे जो बॉलर्स थे उनको नुकसान हुआ कि उनको बाउंड्रीज हिट की गई। सो लिहाजा यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि किस तरह से हमारे जो बैटर्स थे वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। बाबर और रिजवान ने आकर जो 10 ओवर कुलदीप यादव और रविंद्रा जडेजा के डॉट बॉल्स में खेले, उनमें रन इतने नहीं आए हमें, उनमें सिर्फ 50 रन आए हैं हमें 20 से लेकर 30 ओवर्स तक। तो यहीं पे मेन टर्निंग पॉइंट था, उन्होंने बाबर और रिजवान को सेट होने दिया कि भाई डॉट बॉलें हो रही हैं, हो ही जाएं, ये इससे प्रेशर दूसरी टीम पे जाएगा, हमारे बॉलर्स का क्या है, हमारी बॉलर्स की इकॉनमी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे फ़र्क आया कि भैया किस तरह से आपके जो प्लेयर्स है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, और अगर हमारे बॉलर्स को रन्स, विकेट्स नहीं मिल रही तो कम से कम लाइन और लेंथ ही उस तरह की रख लेंगे जिससे आपको डॉट बॉल्स हों, अगली टीम पे तो प्रेशर क्रिएट हो, वो कोई चांस तो लें जिससे, ताकि वो मिस हिट करें, वो आउट तो हों, लेकिन हमारे स्पिनर्स और हमारे फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स वो ये करने में नाकाम रहे। उनकी लाइन और लेंथ को अगर आप थोड़ा सा देख लें तो आपको इंडिया के बॉलर्स के मुकाबले में उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक डिसअपॉइंटिंग डे था कल का हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, लेकिन फिर भी अब आदत सी हो चुकी है हमें क्योंकि 8-0 हो चुका है। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।